योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के पहले सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। लगातार सभी जो लोग हैं उसका जायजा ले रहे हैं। इस वक्त आज की डिबेट में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह जी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, कल शपथ ग्रहण समारोह है लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। प्रधानमंत्री भी लखनऊ में होंगे, गृह मंत्री भी लखनऊ में होंगे और बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लखनऊ में होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अनुराग जी, बधाई का दिन है कल। बधाई का दिन है भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए, समस्त नेतृत्व के लिए कि उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। बधाई का दिन है प्रदेश की जनता के लिए कि उन्होंने एक क्लियर मैंडेट देकर के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। बधाई है इस देश के, इस प्रदेश देश के हर वासी को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अपना सहयोग दिया है। और डेमोक्रेसी में कहा जाता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो वो जो डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने का कार्य यहाँ की जनता ने किया है, उन सब का जो एक शो है, जो मेगा शो है, वो कल लखनऊ में होने जा रहा है। और कल लखनऊ को एक नया कार्यकाल मिलेगा, नया मंत्रिमंडल मिलेगा। और नया मंत्रिमंडल इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है कि जो प्रदेशवासियों की मूल जरूरतें हैं, मूल सुविधाएं चाहिए उनको, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी खरी उतरे। और जो नए मंत्री हों वो इस तरीके से जनादेश लेकर के आए कि जो जन है इस प्रदेश का, वो पूरी तरीके से लाभान्वित हो। सरकार से जो उनको लाभ मिलने चाहिए वो वैसे भी मिल रहे हैं। केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भी मिल रहे हैं। लेकिन प्रदेश का जो अपना दायित्व होता है, प्रदेश सरकार का जो अपना दायित्व होता है, प्रदेश सरकार की जो अपनी नीतियां होती हैं, वो नीतियां जन जन तक पहुंचे, इसीलिए ये जनाधार भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और एक बार पुनः मेरे साथ जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, इनको बहुत बहुत बधाई और इनके माध्यम से पूरी समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिलीप जी, आप लगातार राजनीति को देखते आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समझते हैं सारी राजनीतिक पार्टियों को। कई सारी सरकारें बनी, उनको आपने देखा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वापस से बनी। कहा जाता था कि नोएडा जाने के बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो वापस से रिपीट हो रहे हैं। कल तो शपथ ग्रहण समारोह। ये सारे मिथ्य होते हैं अनुराग जी, मैं इन बातों पर बहुत विश्वास नहीं करता। ये राजनीति है, ये पूजा पाठ या मंत्र तंत्र की बात नहीं है जहां पर इन दकियानुसी बातों को जगह दी जाए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे मिथ्य तोड़े हैं। जब जीएसटी इस देश में लगाया जा रहा था तो ये भी एक मिथ्य था कि जिन देशों में जिस प्रधानमंत्री ने जीएसटी अप्लाई किया है वो दोबारा से प्रधानमंत्री या वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है, तो वो प्रथा भी इस देश में टूटी। तो इस तरीके से प्रथा, और प्रभु राम का आशीर्वाद है, जहां प्रभु राम बैठे हैं वहां क्या जो जो प्रथाएं हैं या जो मिथ्य है वो भगवान से बढ़ के नहीं है ना। और जो भगवान का नाम लेके आगे बढ़ रहा है उसके लिए तो कोई भी मिथ्य काम नहीं करता है। और वैसे भी इन सब चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ जी। लेकिन दिलीप जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहा जाता है कि भगवान श्री राम का नाम लेके सिर्फ राजनीति करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज आज उन चर्चाओं पर डिस्कस करने का दिन नहीं है। कल का दिन दूसरा है। कल अगर आप सही मायनों में बात करेंगे तो कल का दिन राजनीति का दिन नहीं है। कल का दिन खूबसूरती का दिन, कल का दिन सरकार का दिन है। कल सरकार का गठन होने जा रहा है, कल राजनीति का गठन नहीं होने जा रहा है। राजनीति तो उस दिन तक थी जिस दिन आखिरी चुनाव हुए थे, उसके बाद राजनीति खत्म हो गई थी, प्रजातंत्र ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद अब सरकार का गठन होने जा रहा है। तो कल वास्तव में सरकार का दिन है। कल राजनीति, जब सरकार के मंत्रिमंडल में कार्यभार संभाला जाएगा मंत्रियों के द्वारा और जनता को जो सर्विसेज देनी चाहिए वो देंगे या नहीं देंगे, उस पर जब विपक्ष के लोग अपनी बात कहेंगे और तब जो बातें खुल करके सामने आएंगी, राजनीति तब शुरू होगी। तो कल के दिन को मैं राजनीतिक दिन ना मान करके, जो भारतीय प्रजातंत्र के 4 पिलर है उसमें जो लेजिस्लेशन के बाद जो एग्जीक्यूटिव का रोल आता है, तो कल बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव का टॉप लेवल है उसका गठन होने जा रहा है। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में है वो तो नौकरी में है, लेकिन सरकारी नौकरी को या जो एग्जीक्यूटिव को चलाता है, जो एग्जीक्यूटिव को रूल करता है, जो एग्जीक्यूटिव के लिए प्लानिंग बनाता है, तो कल वो प्लानर इस प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। तो कल प्योरली एग्जीक्यूटिव का दिन है, लेजिस्लेशन का दिन है और राजनीति का दिन बिल्कुल भी नहीं। जनता का दिन है। जनता का दिन तो 365 दिन रहता है। जनता तो किस नजर से देखना चाहते हैं, किस नजरिए से आप सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति के नजरिए से पूछ रहे हैं तो राजनीति के नजरिए से पूछिए, या अगर जिस हमें डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, अगर डेमोक्रेसी की नजर से देखिए तो जनता का कभी दिन नहीं होता है। क्योंकि जनता का दिन सिर्फ एक दिन होता है, जिस दिन वो वोट देती है उस दिन उसको राजा कहा जाता है। उसके बाद वो प्रजा के रोल में आ जाती है, फिर वो याचिका करती है, हाथ जोड़ती है, इससे ज्यादा उसके पास कोई अधिकार नहीं। क्या लगता है जो नया गठन होगा मंत्रिमंडल का, वो उस प्रजा की बात सुनने की हमेशा आतुर रहेगा?
कभी नहीं सुनी गई है। और मजे की बात देखिए कि जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वही नेता, वही विधायक जब वोट लेना होता है तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है, चाय पी लेगा, किसी भी गली में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, और जैसे ही वो जीता, उसके बाद वो सिक्योरिटी के घेरे में घिर जाएगा। फिर जैसे ही मंत्री बनेगा, वो सिक्योरिटी में चला जाएगा, फिर उसी जनता से, जिस जनता ने उसको वोट दे करके, का कैरेक्टर जिस नहीं, ये सभी का कैरेक्टर है। ये आपकी बात है, किसी मैंने कहा ये राजनीतिक बात नहीं है। ये एक बड़ा बेसिक सा फीचर है कि जिस व्यक्ति को वोट दे करके जनता ने बनाया है, पद मिलने के बाद उसी जनता से उस व्यक्ति की दूरियां बढ़ जाती हैं। और ये दूरियां इसलिए बढ़ जाती हैं, उसको लगता है कि अगर मैं अब जनता के बीच जाऊंगा तो शायद मेरा मान सम्मान, मेरा रुतबा कम हो जाएगा। बेसिकली यहाँ राजनीति अब जनसेवा नहीं रह गई है। जब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए थे इस कंट्री में, तो राजनीति जन सेवा का, देश सेवा का, समाज सेवा का एक रूप हुआ करता था। बेसिकली जो समाज सेवी होते थे वही राजनीतिज्ञ कहलाते थे। और अगर आप किताबी परिभाषा भी देखेंगे तो राजनीति जैसी कोई चीज नहीं होती है। राजनीति समाज सेवा का ही एक अगला स्टेप होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट इस कंट्री में इसीलिए किया गया था कि जो व्यक्ति समाज के बीच का होगा, समाज की समस्याओं को समझता होगा, समाज को जानता होगा, वो समाज की बातों को लेकर के संसद में जाएगा और संसद में इस तरह के नियम बनाएगा ताकि समाज लाभान्वित हो। तो जब एक व्यक्ति समाज और संसद के बीच की कड़ी है, तो वो कड़ी मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद क्यों टूट जाती है? और वो 5 साल में 1-2 महीने पहले फिर वो कड़ी जुड़ जाती है। तो ये जनता को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। चलते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। पहले तो आप एक बार फिर से सरकार बना चुके हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वापस से शपथ लेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या भावनाएं? मैं तो कल हमारा एक उत्सव का दिन है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का कल एक उत्सव है और भारत का हृदय है हमारे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ जनों और नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय भाई साहब ने, दिलीप जी ने बताया कि नेताओं से जनता की दूरी हो जाती है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है विश्व का, जो एक लोकतांत्रिक संगठन, ये परिवारवाद नहीं है कि हम दूरी बना लें। हमारा चरित्र है, जनता के साथ हम चलते हैं, बराबर चलते हैं, जनता के सुख दुख में। इसी चरित्र के बदौलत आज हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि हमें विकास करना है, अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, हमें अपने नागरिकों का विकास करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि जनता से दूरी बना लेना और जनता के बीच में न जाना, जनता का विकास न करना। जनता का विकास आज हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाई साहब जो कह रहे थे, ये परिपाटी सही है, ये अन्य दलों की परिपाटी है। दिलीप जी का सवाल बस इतना सा था, उनकी बात बस इतनी थी कि जब नेता चुनाव में आते, जब वो प्रत्याशी के रूप में होते हैं, तब तो वो हर गली मोहल्ले जाते हैं, वोट के लिए अपील करते हैं। सही है। और लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं, लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती है। लेकिन जब वो प्रत्याशी विजय हो जाते हैं और कुछ बन जाते हैं, उसके बाद वो मंत्री बन जाते हैं, तो सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा हो जाता है कि गांव का एक आम आदमी उन तक पहुंच ही नहीं पाता है अपनी बात रखने के लिए, और अगर पहुंचता है तो उसको बहुत देर लग जाती है। ये परिपाटी समाजवादी की जब सरकार थी तो उनके यहाँ था कि लोग 10 पुलिस वालों के घेरे में चलते थे। हमारे जो मंत्री हैं, ना तो वो लाल बत्ती लगाते हैं, ना कोई उनकी ऐसी लग्जरी ऑफिस होती है, ना उनका लग्जरी जीवन होता है, और जनता दरबार 24 घंटे रहता। आप किसी भी, मैं कुछ लोगों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और सांसद और जितने भी सेवक हैं जनता के, उनके यहाँ हमेशा जनता की कतार लगी रहती है और जनता की सुनती है और जनता के बीच में बने रहते हैं। क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का ये चरित्र नहीं है कि जनता से दूरी बना के हम राजा बने। वो राजा नहीं है, वो सेवक हैं। हमारा मुख्यमंत्री हमारा सेवक, जनता का सेवक है, हमारा प्रधानमंत्री जनता का सेवक है। इसलिए देश आज उत्थान की तरफ बढ़ रहा है। विश्व में आज भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम है, वो हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी की बदौलत
आज जनता का भी नाम हो रहा है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए तो जो लोकतंत्र में होना चाहिए, यदि किसी ने जनता को दिया है हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा जातिवाद में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हमेशा विश्वास करती है और करती रहेगी। अगले 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ नया मिलने वाला है सुरेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी का आपने जैसा कि घोषणा पत्र आपने देखा होगा, इलेक्शन के पहले भी देखा होगा, वो सारी घोषणाएं की गई है। किसानों के लिए की गई है, विद्यार्थियों के लिए की गई है, बेरोजगारों के लिए की गई है, हमारे उद्योगपतियों और हमारे बिजनेसमैन के लिए भी की गई है। और इसीलिए आदरणीय योगी जी, आप ही लोगों के माध्यम से हम भी जाने कि हमारे यहाँ कई उद्योगपति निमंत्रण पत्र देकर बुलाए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में है, जो भारत का हृदय है, और लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता न जाना पड़े। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में ही रोजगार पावें, और इस बार हमारी सरकार सबसे ज्यादा रोजगार देगी और हमारे नवयुवक बेरोजगार नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा रोजगार देंगे आपकी बात आप जी। ठीक है, चले अर्शिता सिंह जुड़ रही है हमारे साथ, लखनऊ से ग्राउंड पे मौजूद है। अर्शिता, सुन पा रही है आप मुझे? जी अनुराग जी। अर्शिता, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि कल एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसको लेकर क्या कुछ चौकसी बरती जा रही है? जी देखिए, यहाँ पे भव्य तैयारी है जिसके चलते सुरक्षा के लिए खास जिम्मेदारी उठाई है लखनऊ के पुलिस ने। वहाँ इकाना स्टेडियम में ये समारोह होना है, जहाँ पुलिस की पहले से ही काफी फोर्स मौजूद है। जो वीआईपी गेस्ट आएंगे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं, जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी होगी। उसके साथ साथ यहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो रास्ता शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम की ओर जाता है, उस रास्ते पर आम लोगों का आना जाना कल एकदम बंद कर दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ वीआईपी लोग, यानी जो हमारे मंत्री के लोग, मंत्रिमंडल के लोग हैं, हमारे मंत्री हैं, जो उस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, सिर्फ वो लोग वहाँ जा सकते हैं। और स्टेडियम के अंदर भी काफी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी अर्शिता, तो वापस से चलूंगा मैं दिलीप जी के पास में। दिलीप जी, मुझे पता है थोड़ा ही समय सीमा आपके पास है, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ा कैरियर इस फील्ड में दिया है, राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आखिर पिछली सरकारों की जो शपथ ग्रहण समारोह होते थे और अब जो एक बार फिर से वापस से योगी 2.0 शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह का आपकी बार माहौल है? डिफरेंस ये है अनुराग जी की एक मेगा शो होने जा रहा है, और जिस स्तर पर इस बार शपथ ग्रहण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर कभी शपथ ग्रहण उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में हुआ है भारत में। और अच्छा है, ये बातें अच्छी हैं, क्योंकि जब उत्सव हो तो धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, सबको पता भी चलना चाहिए। और प्रदेश से, देश से बड़े-बड़े हस्तियां बुलाई जा रही हैं, 200-250 सांसद आ रहे हैं, मठों के लोग आ रहे हैं, काफी सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, सेवकों को बुलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को उद्योगपति को बुलाया जा रहा है। तो ठीक है, ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक शो होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपने ये पूछा कि इस बार प्रदेश को नया क्या मिलेगा, तो मैं इसके, आपने पूछा भाजपा के नेता जी था, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए। क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन क्या मिलना चाहिए। जब शपथ लेता है कोई भी मंत्री, विधायक या नेता जो बनता है, जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने की आधिकारिक शपथ लेता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने के लिए संविधान में एक शपथ दी गई है, शेड्यूल 3 में। उस शपथ की एक लाइन है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और उसके प्रति फेथफुल रहूंगा, और भारत की जनता की, इस देश के कानून और संविधान के प्रावधानों के अनुसार सेवा करूंगा। यहां पर मेरा सवाल अनुराग जी ये है कि बहुतायत नेता, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुतायत नेता जो ये शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रावधानों के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के प्रावधानों के हिसाब से। सवाल ये उठता है कि क्या उस नेता ने संविधान कभी पढ़ा है? क्या संविधान की किताब कभी खोल के देखी है कि संविधान के प्रावधानों के हिसाब से वो प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे? तो मैं यही उम्मीद करूंगा इस बार कि जो भी लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, वो भारतीय संविधानों के प्रावधानों के अनुसार, जो भारतीय संविधान सामाजिक सिद्धांतों की बात करता है, मैं भारतीय संविधान को कानून बाद में मानता हूं, एक सोशल गाइडलाइंस पहले मानता हूं, क्योंकि वो
ऐसी गाइडलाइंस हैं जो इंसानों की बात भी करती है, जो भगवानों की बात भी करती है, जो इस देश के पेड़ पक्षी और जानवरों की भी बात करती है। तो एक सामाजिक गाइडलाइंस है। तो इस प्रदेश को इस बार सरकार से सामाजिक सिद्धांतों के अनुरूप सरकार से जो मिलना चाहिए वो इस सरकार से इन 5 सालों में मिले। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके लिए एक बड़ा दिन है। आपने कहा कि आपका एक उत्सव का दिन है और आप लोकतंत्र में आपको चुना गया है जनता के द्वारा और जनता आपको कल आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद वो वापस से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नोएडा का सर एक बड़ा फैक्टर था, नोएडा का एक बड़ा भ्रम था। क्या डर तो नहीं लगा कभी बीजेपी को कि नोएडा गए और हो सकता है वापस सरकार में ना आए? नहीं, कभी ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी हमेशा जाते रहे नोएडा और लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उनसे कई बार ये प्रश्न भी किया। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैं दोबारा पुनः वापस आऊंगा और पुनः वापस आए। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी मिथ्या नहीं है, ना कोई ऐसी बात है और ना ऐसा कुछ होता है। विपक्ष से आपको लगातार जो है बधाइयां मिल रही हैं, विपक्ष को क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष अपने जो विपक्ष का चरित्र है उन्होंने उजागर किया इलेक्शन में और व्यक्तिगत कटाक्ष किया हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, लोगों को गलत गलत बातें करना, आक्षेप लगाना, यही उनका कैरेक्टर, वही करेंगे। अब वो भी समाप्त हो गया। उनके पास कुछ है नहीं, कोई जनाधार नहीं है, ना कोई विकास का मूल उद्देश्य है, ना कोई मुद्दा है उनका, वो कुछ भी नहीं है। वो केवल व्यक्तिगत लूटमार के लिए सत्ता में आना चाहते थे, वो भी समाप्त हो गया। जनता ने उनको एकदम निराधार घोषित कर दिया। विपक्ष लगातार सर ये बात भी कहता रहा है कि आप उनके सवालों के जवाब नहीं देते और आप उनसे जो है आप जो सवाल पूछे आते हैं उसको लेकर के आपके जवाब नहीं मिलते और सवाल जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके। तो क्या अगले 5 सालों में हम ये देख सकेंगे कि जो सत्ता पक्ष विपक्ष की बात उनके हिसाब से सुन रहा है और उनके जवाब दे रहा है? बिल्कुल। उनकी वो यदि प्रश्न को प्रश्न की तरह से पूछेंगे तो उसका उत्तर उनको मिलेगा। यदि प्रश्न को प्रश्न की तरह नहीं पूछेंगे तो उसका उत्तर संभव ही नहीं है। उसका उत्तर उनको जनता ने पहले ही दे दिया। हमारे इलेक्शन होने से पहले भी उनको ये पता था, ना उनके पास मुद्दा था, ना मुद्दा, वो हमेशा मुद्दा विहीन थे, ना उनका कोई कार्यशैली है, ना उनका कोई सिद्धांत है, ना उनका कोई चरित्र है। इसलिए हमारे लोकतंत्र की जनता ने उनको हमेशा जवाब दिया है और जवाब दे दिया। अब वो समाप्ति की तरफ है, उनका ना कोई प्रश्न है ना कुछ है। दिलीप जी, यूपी में वापस से बीजेपी 2.0, योगी 2.0, कंक्लूडिंग रिमार्क क्या देना चाहेंगे आप? जनता को जो चाहिए, जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है और उन मूलभूत सुविधाओं में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी के है तो वो है मिडिल क्लास। और इस प्रदेश को मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, टेक्निकल पॉइंट है कि जब प्रदेश का बजट बनाया जाता है तो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स 2 कॉलम्स होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हर साल नए हेड्स खोल दिए जाते हैं, लेकिन जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनके नए हेड्स नहीं खोले जा रहे हैं। जो टैक्सेस देने वाले लोग हैं उनका बेस नहीं बढ़ाया जा रहा है, कि टैक्सेस देने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, बिजनेस की कमी है। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सही मायनों में हो, किताबों में, फाइलों में या समारोह में नहीं, भाषणों में नहीं, जो एक्चुअल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ताकि प्रदेश को रेवेन्यू मिले और लोगों को रोजगार मिले। यही उम्मीद मैं सरकार से करूंगा। सुरेंद्र जी, आपने बातें सुनी दिलीप जी की, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? क्योंकि आपके पिछली सरकार में, आपके कार्यकाल में एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है उसका कुछ लाभ मिला या फिर? जी, आपको खुद ही पता होगा, आपके पास डाटा होगा जो इन्वेस्टर समिट हुई थी। नहीं, लेकिन दिलीप जी ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि डाटा की बात ना करें, जो जमीनी स्तर पे, जमीनी स्तर पे ही मैं बता रहा हूँ आपको, जमीनी स्तर पे ही बता रहा हूँ। आप छोटा सा जिला ले लीजिए, हमारा सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता था। आज वहाँ पे एक रिफाइनरी ओपन हुई 300 करोड़ की, मैजापुर में, चीनी मिल के बगल, इतनी बड़ी, जिसमें लगभग लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे एक आर्थिक स्थिति प्रदेश की मजबूत होगी। इसी तरीके से कई कल कारखाने लगाए गए हैं प्रायोगिक रूप से, यदि उनको देखा जाए तो वो सारी चीजें आपको पता है। मेरा वही सवाल है जो दिलीप जी से था, बीजेपी में जो योगी जी की सरकार 2.0 के रूप में आई है, उसका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या कुछ देना चाहिए? हमारी सरकार पुनः वापस आई है और ऐसे ही आती रहेगी। जनता हमेशा जनादेश देगी, क्योंकि हम विकासवादी हैं। हम हमेशा विकास पर कार्य करते हैं और सबके विकास में हमेशा विश्वास करते हैं कि हर तकबे का हो,
चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बेरोजगार वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, सबका हम ध्यान रखते हैं, हमारी सरकार ध्यान रखती है, उसी के हिसाब से हमारी बजट बनती है और रेवेन्यू इकट्ठा होता है और सबका ध्यान रखते हुए मैं पूरे प्रदेश का, हमारी सरकार पूरे देश का विकास करेगी और हिंदुस्तान का हृदय उत्तर प्रदेश हमेशा छाया रहेगा। और इस बार आपको बता रहा हूं, इस बार पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश रहेगा उत्तर प्रदेश। अगले 5 सालों में आप यूपी को नंबर 1 बनाएंगे? बिल्कुल नंबर 1 बनाएंगे, बिजनेस में भी बनाएंगे, अर्थव्यवस्था में भी बनाएंगे, रोजगार में भी बनाएंगे और किसानों की तरफ से बनाएंगे। सबसे ज्यादा किसान यहाँ उत्तर प्रदेश से पूरे देश में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कीमती समय आपने निकाला। कल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 उसका शपथ ग्रहण समारोह। मैं बता देता हूं कि कौन कौन केंद्र स्तर के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे। मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल, साथ में जो बड़े उद्योगपति हैं वो लोग भी शामिल रहेंगे। लखनऊ के 11 स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को वापस से योगी 2.0 सरकार मिल चुकी है। मेरे साथ बस आज की डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव यूपी पत्रिका।